जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ केस स्टडी की सीरीज 1 नहीं, ये हम कवर कर चुके हैं सीरीज 2। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं यहां पर आपके लिए केस स्टडीज की सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो एक सीरीज को हमने कवर कर लिया जिसमें हमने केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस करे थे, और आज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सीरीज 2। तो बहुत सारे क्वेश्चनों की बेटा प्रैक्टिस कर लेनी है, और यही तरीका है इस केस स्टडी से निपटने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और जान लेते हैं आज कौन सी केस स्टडीज हमें करनी है। तो ये आ गई है आपके सामने फर्स्ट वाली केस स्टडी आज की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अच्छी तरह से क्वेश्चन को आपको रीड करना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चनों के आपको सब पार्ट्स को पढ़ना है। क्या दिया देखिए, इन अ रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। रीटा एंड मीटा वॉक इनटू द रूम एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स रीटा आस्क्ड मीटा। ठीक है, तो 4 फ्रेंड एक रूम में जो है बैठे हुए हैं। इनकी पोजीशन को यहां पर एबीसीडी से डिनोट किया गया है। रीटा और मीटा वॉक करके आते हैं रूम में, और कुछ ऑब्जर्व करने के बाद रीता ने मीटा से कुछ पूछा। क्या पूछा, ये आपको क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, जवाब आपको ही देना है, मीता जवाब नहीं देगी बेटा इसका। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हम पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पोजीशन क्या है ए की, बी और सी का मिडिल पॉइंट क्या है, डी की पोजीशन क्या है, ए और बी का डिस्टेंस क्या है, और लास्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ लाइन सीडी क्या है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे फर्स्ट काम जो हमें करना है वो ये कि हमें यहां पर इनके कोऑर्डिनेट को देख लेना है। अब जैसे आपको ए पॉइंट दिख रहा है, तो इस ए पॉइंट का यहां पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये बहुत सिंपल है। अगर आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, और फिर आप काउंट करेंगे यहां पे वर्टिकल 1 2 3 4, तो ए पॉइंट की पोजीशन आपको मिल जाएगी, और ये पोजीशन मिलेगी 3,4। ऐसे ही आपको इस पॉइंट को रीड करना है। जैसे सी की पोजीशन निकालनी है, कैसे निकलेगी, यहां से आप देख सकते हैं बेटा कहां पे आ रहा है ये 9, और यहां पर वर्टिकल कहां पे आ रहा है 4, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,4। तो इस तरह से यहां से रीड करते हुए आपको सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल लेना है। ए निकल गया, सी निकाल दिया। डी की अगर हम बात करें तो डी की पोजीशन कहां पे दिख रही है 6,1, और अगर हम बी की बात करें तो इसकी पोजीशन कहां पे है ये 6,7। तो बहुत आसानी से हम ये चारों पॉइंट को यहां से रीड कर लेंगे, और जब हम रीड कर लेंगे तो हम ए की पोजीशन भी बता देंगे। भैया ए की पोजीशन क्या थी, 3,4 थी, यानी फर्स्ट सब पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 3,4। और ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है 3,4 वाला, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान रहे, ऑप्शन आपको लिखना है। सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज मिडिल पोजीशन ऑफ बी एंड सी। अब देखिए बेटा, बी कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे लिख दिया, सी कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे लिख दिया, यानी लाइन बन चुकी है बीसी, और हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे समझना। ये दोनों जो कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट x का, ये वाला कोऑर्डिनेट x का, इन दोनों का सम अपॉन 2, यानी हम कह सकते हैं इसे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये वाला कोऑर्डिनेट अगर निकालना है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो सिंपली BC का आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट। तो ये मैंने कैलकुलेशन करी और ये मुझे मिल चुका है पॉइंट 15/2, 11/2, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। अब इसके बाद बताना है भाई डी की पोजीशन क्या, जो मैंने वहां पे बता दिया था। फिर इसके बाद हमें निकालना है ए बी की डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। दो कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं u1 y1
u2 y2, और हमें अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हुआ करता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल समझिएगा, ये दोनों x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ये दोनों y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इसको ऐड करके रूट लगा देना है, डिस्टेंस आ जाएगी किन्हीं भी दो पॉइंट की। तो यहां तक तो सबको सिंपल चला। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल मैटर आ गया बेटा। देखिए सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन था, और जो लास्ट में आपने देखा होगा एक ऑप्शन हमारे सामने था, और वो ऑप्शन ये था, हमें यहां पर इक्वेशन निकालनी है सीडी लाइन की। अगर दो पॉइंट दिए होंगे, उन पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये 10th का पार्ट नहीं है, ये है 11th का पार्ट, तो हम यहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या तरीका होगा इसे निकालने का, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं। 9th में आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, जैसे आपको एक लाइन दे दी और नीचे आपको बता दिया कि ये लाइन या ये ग्राफ दे रखा है, ये किस लाइन का होगा। तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, कुछ पॉइंट दिए होते थे, हम उन पॉइंट को वहां पे पुट करते थे, तो वही ग्राफ वही लाइन का होगा जो लाइन उन सभी कोऑर्डिनेट को, उन सभी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पर हमें उसी लॉजिक का यूज करना है। हमारे पास C का कोऑर्डिनेट है, हमारे पास D का भी कोऑर्डिनेट है, तो क्या कर लेना है, C या D में से कोई भी एक चूज कर लो। जैसे मान लो हमने C चूज कर लिया, अब C का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें चारों ऑप्शन में लगाना है। C का कोऑर्डिनेट या D का कोऑर्डिनेट हमें चारों ऑप्शन में लगाना है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा C के कोऑर्डिनेट को या D के कोऑर्डिनेट को, वही उसकी इक्वेशन होगा। कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पे मैंने तैयार कर रखा है, और देखिए तो यहां पर जो C पॉइंट था, वो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया था। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 9,4। तो हमने क्या करा, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस वाली इक्वेशन में पुट करा। C का कोऑर्डिनेट हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करा, मतलब x को 9 से रिप्लेस करना है, y को 4 से रिप्लेस करना है। अगर यहां पे हम 9 और 4 से रिप्लेस कर लेते हैं तो पूरा सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड यानी 0 ही तो आएगा। इसका क्या मतलब है, ये लाइन C के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रही है, और जो D का कोऑर्डिनेट है, इस D के कोऑर्डिनेट को भी ये सेटिस्फाई कर रही है। D का कोऑर्डिनेट 6,1 था, यहां पे 6 लगाएं, इसकी जगह 1 लगाएं, तो सॉल्व करने के बाद हमें फिर से क्या मिली, राइट हैंड साइड मिली ना। तो वही इक्वेशन सही होगी, चारों ऑप्शन में से, चारों पार्ट में से वही लाइन की इक्वेशन होगी जो C पॉइंट D पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो हमें चारों ऑप्शन में C और D के कोऑर्डिनेट को पुट करके देख लेना है कौन सा ऑप्शन उसे सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे यहां पर फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा, भाई मजे आ गए। अगर नहीं करता तो हमें सेकंड में देखना पड़ता, वो नहीं करता थर्ड में देखना पड़ता, वो नहीं करता तो फोर्थ तो होता ही होता। तो फिलहाल फर्स्ट वाला ही ऑप्शन ट्रू होगा, क्योंकि ये C और D दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है, थोड़ा सा डिफरेंट हम इसे कह सकते हैं। नाउ आज की जो सेकंड केस स्टडी है, इस पे गौर करते हैं। क्या है देखिए, सीमा प्लेस्ड अ लाइट बल्ब एट द पॉइंट O। तो ये पॉइंट O पे एक बल्ब को प्लेस किया गया सीलिंग पे, एंड डायरेक्टली बिलो इट प्लेस्ड द टेबल, और इसके नीचे यहां पर इसने रख दी है ये टेबल। नाउ शी पुट अ कार्डबोर्ड ऑफ शेप ABCD बिटवीन टेबल एंड द लाइटेड बल्ब। यानी कि एक कार्डबोर्ड जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, एक कार्डबोर्ड, थोड़ा सा मैं इसे एनलार्ज कर लेता हूं ऐसे करके, तो एक कार्डबोर्ड जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, इस कार्डबोर्ड को प्लेस करा जाता है बिटवीन द टेबल एंड द बल्ब, और इसे यहां पर जो ये कार्डबोर्ड है
इसे नाम दिया गया ABCD। ABCD फिर पढ़ते हैं आगे क्या है। तो ABCD को प्लेस किया गया बिटवीन बल्ब एंड द, ये बल्ब हो गई, ये टेबल हो गई, इसके बीच में से प्लेस किया गया। देन अ शैडो ऑफ ABCD इज कास्ट ऑन द टेबल। तो जो यहां पर ये कार्डबोर्ड का शेप है ABCD, इसकी शैडो नीचे टेबल पे बनी, और जो शैडो बनी इसे नेम दिया गया A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर यहां तक। और उसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटरल A डैश, B डैश, C डैश, D डैश इज एन एनलार्जमेंट ऑफ ABCD। तो यहां पर कहा गया है जो नीचे इसकी शैडो बन रही है A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, वो कार्डबोर्ड जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है ABCD, उसी का ही एनलार्जमेंट है। और ये एनलार्जमेंट का जो स्केल फैक्टर है ये हमें दिया है 1:2। देखिए स्केल फैक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्केल फैक्टर का मतलब होता है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो। फिर हमें दिया है AB की लेंथ, हमें दी है यहां पर BC की लेंथ, हमें यहां पर दी है CD की लेंथ, AD की लेंथ, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सारी इंफॉर्मेशन दे दी, स्केल फैक्टर दे दिया, और जान लेते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन यहां पर देने होंगे। A डैश का मेजरमेंट बताना है, A डैश B डैश की लेंथ निकालनी है, एंगल का सम क्या होगा A डैश, B डैश, C डैश और D डैश में, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो एंगल का सम भैया 360 ही होगा, वही होता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। फिर हमें बताना है रेशियो क्या होगा साइड A डैश, B डैश और A डैश, D डैश का। फिर हमें बताना है सम ऑफ एंगल C डैश एंड D डैश। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए A डैश क्या है, अब यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ऊपर ABCD, ये वाला क्वाड्रिलेटरल इसका एनलार्जमेंट है, यानी ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे सिमिलर। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे सिमिलर। सिमिलर का क्या मतलब होता है साइज और शेप में एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, दिखने में एक जैसे हैं। तो सिमिलर का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना। वही रेशियो यहां पर हमें दिया था स्केल फैक्टर की फॉर्म में 1:2। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, यानी A और A डैश इक्वल होंगे, B और B डैश इक्वल होंगे, सिमिलरली ये दोनों भी इसके इक्वल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब यहां पर अगर AB है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या बन रही है A डैश B डैश। तो हम कह सकते हैं यहां पर AB और A डैश B डैश इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। यही हमें स्केल फैक्टर दिया है 1:2 का। तो बेटा पूछा गया है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ A डैश। अब A डैश क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है A का। अब एंगल A का मेजरमेंट हमें कितना दिया था, यहां से देखते हैं A का मेजरमेंट हमें कितना दिया था 105। तो A डैश का मेजरमेंट भी तो वही हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसमें पूछते हैं A डैश और B डैश की लेंथ क्या है। देखिए कैसे निकलेगी लेंथ। ABCD क्वाड्रिलेटरल या कार्डबोर्ड जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है वो, और A डैश, B डैश, C डैश, D डैश ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर, और दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना दिया है 1:2। यानी अगर हम AB और A डैश B डैश का रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो कितना आएगा 1:2 आएगा।
तो ए डैश और बी डैश कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ ए बी हुआ, और ए बी कितना दिया है 1.5, तो ए डैश बी डैश कितना आ गया भैया 3 सेंटीमीटर आ गया। और कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, उसमें चारों एंगल का सम कितना है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 ही होता है। अब इसके बाद जो डी वाला पार्ट पूछा गया ना, इसे एक बार हम यहां पे देख लेते हैं यार। क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ साइड्स ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी डैश। तो हमें यहां पर इन दोनों साइड का रेशियो निकालना है। ऑलरेडी हम ए डैश बी डैश अभी निकाल चुके हैं, जो हमारा 3 सेंटीमीटर आया था, यानी अब हमें ए डैश और डी डैश निकाल देना है, फिर दोनों का रेशियो निकालना है। अब ए डैश और डी डैश आएगा कैसे, देखिएगा बेटा, ये रहा ए डैश और डी डैश, और ये रहा हमारा एडी। अब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो भी तो इक्वल होना चाहिए। और रेशियो कितना होगा, जितना स्केल फैक्टर दिया है, यानी 1:2 का होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, ए बी और ए डैश बी डैश, ए डी और ए डैश डी डैश, इन दोनों का रेशियो इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये दोनों सिमिलर फिगर है इसीलिए। तो यहां पर ए बी हमें दिया है, ए डैश बी डैश हम निकाल चुके थे, तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर लिया भैया। पुट करने के बाद हमारे पास रेशियो आ जाएगा ए डैश बी डैश और ए डैश डी डैश का। क्लियर हो गया, हमें ये रेशियो निकालना था, हमें ये वाला रेशियो निकालना था, और ये इसके इक्वल है। ए बी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगा ए डैश बी डैश और ए डैश डी डैश का रेशियो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए डैश बी डैश हम फाइंड कर चुके थे, ए डैश डी डैश को हम फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ए डी, और जब वो निकल जाए तब दोनों का रेशियो निकाल दो। तो ऐसा भी हो सकता है, और इस तरह भी कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। तो इसका हमने आंसर देखा, पार्ट फर्स्ट इज करेक्ट वन। अब देखिए बेटा, जो इसके बाद ना लास्ट पार्ट था, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले क्या था ये। आजा बेटा, हाँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ सी डैश एंड डी डैश। सी डैश और डी डैश जो एंगल है, इनका सम कितना होगा। तो ये सम कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं इसे। ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, यानी सी डैश उतना ही होगा जितना सी है, डी डैश उतना ही होगा जितना डी है। सी और डी हमें दे रखा है, उन दोनों को ऐड कर लो, वही सी डैश और डी डैश की सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो सी किसके इक्वल है, सी डैश, डी किसके इक्वल है, डी डैश। हमने दोनों को ऐड कर लिया, तो सी प्लस डी बन जाएगा, सी डैश प्लस डी डैश बन जाएगा। और यहां पे C और D हमें गिवन था, पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा C डैश प्लस D डैश, एंड पार्ट थर्ड इज करेक्ट, जो आएगा 155। तो ये हमने कवर कर लिया है आज का केस स्टडी का, आज के केस स्टडी का हमने कवर कर लिया है ये सेकंड वाला क्वेश्चन। और अब आते हैं इसमें आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इसे जानते हैं अच्छी तरह पढ़ के। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन
को रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को एक पोल में जिसकी हाइट हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो पोल की जो टोटल हाइट है, जो पोल की टोटल हाइट है, ये देखिए बेटा, ये पोल की जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और उससे एक पॉइंट पे पहुंचना है दैट इज 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो अगर ये पोल का टॉप हो गया तो जिस पॉइंट पे उसे पहुंचना है वो पॉइंट ये हो गया दैट इज 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब जानते हैं करना क्या है हमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी। बीडी की लेंथ निकालनी है यार, बहुत सिंपल है। देखिए बीडी की लेंथ कैसे निकलेगी, ये पूरी लेंथ हमें कितनी गिवन है 5 और इसमें अगर हम ये लेंथ को माइनस कर दें 1.3 तो हमें क्या मिल जाएगी, बीडी की लेंथ मिल जाएगी। तो 5 माइनस 1.3 कितना आएगा 3.7। सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। फिर पूछा जाता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये लैडर हो गई जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल बनाती है, तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द लैडर। अब लेंथ ऑफ लैडर को निकालने के लिए भैया यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। ये पोल दे रखा है, हल्का सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सीधा समझिए क्योंकि पोल जो है वो हॉरिजॉन्टल बेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहां पर हमें लैडर की लेंथ चाहिए और ये हमें मालूम है। हम क्या करेंगे यहां पर, अगर हम यहां पर BC और BD का रेशियो निकाल दें भाई, ठीक है, अगर हम BC और BD का रेशियो निकाल दें मिल जाएगा, या BD और BC का निकाल दें तब मिल जाएगा। एक ही बात है, किसी को भी ऊपर नीचे रख दो। तो BC क्या है हाइपोटेन्यूज, BD कितना हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, हमने उल्टा लिया तो क्या बन जाएगा कोसेक 60। यानी यहां पर जो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो आएगा कोसेक 60 और कोसेक 60 की वैल्यू लगाइएगा। ये वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3 और BD हमें मालूम है, BD को पुट करेंगे BC हमें मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको अभी दिखा दूंगा, इसका मैंने कर रखा है यहां पे। इसके बाद ये पूछा जाता है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। पोल का फुट बेटा, जो पोल है इस पोल का फुट हो गया D, लैडर का फुट क्या हो गया C। तो लैडर का जो फुट है ये पोल के फुट से कितनी डिस्टेंस पर होगा, मतलब हमें यहां पर CD चाहिए। तो CD कैसे निकलेगा भाई, ये हमें 5 दिया था। फिर से इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों का रेशियो निकाल दो या इन दोनों का निकाल दो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, यानी tan 60 बनेगा और ये 5 दे रखा है, CD हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा CD का डिस्टेंस। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल इज चेंज टू 30 डिग्री, यानी जो लैडर इंक्लाइंड थी हॉरिजॉन्टल बेस के साथ, अगर ये एंगल 30 डिग्री का हो जाता है, अगर ये एंगल 30 का हो जाता है तो लैडर की लेंथ क्या होगी। ठीक है भैया, तो अब हमें लैडर की लेंथ निकालनी है। ये 30 दिया है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना। परपेंडिकुलर हो गया यहां पर हमारा BD और ये पूरा जो दिख रहा है BC, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, साइन 30 बनेगा। क्योंकि BD आपको मालूम है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, BC लेंथ ऑफ द लैडर। फिर हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B। अब एंगल B क्या होगा, बहुत सिंपल है, यहां पर तो 90 का एंगल बनेगा, यहां पर तो 90 का एंगल बनेगा ना। ये 60 हो गया, ये 90, ये 60, तो बेटा ये कितना हुआ 30 डिग्री होगा ना, तीनों का सम 180 होता है।
तो ये हमने सारे पार्ट को फिगर से समझ लिया और यहां पर ये मैंने इसके स्टेप वाइज सॉल्यूशन बना रखे हैं जो मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ फाइल की फॉर्म में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आपको समझ के लिख के खुद देखने हैं, ये नहीं कि आपने डाउनलोड कर लिया उसको ऐसे रख दिया। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये सारे पार्ट के सॉल्यूशन जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करे, यहां पे पूरा स्टेप वाइज मैंने ये करा हुआ है। तो ये वाली केस स्टडी हो गई है खत्म, ये एंगल भी आ गया, थर्ड ऑप्शन सही था। नाउ अब आज की सीरीज की जो लास्ट केस स्टडी है वो क्या है देखते हैं। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 50 रेसलर्स आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। 50 रेसलर्स का जो वेट है किलोग्राम में, इस वेट को यहां पर इस टेबल में लिस्ट किया गया है। सबसे पहले दिया है वेट इन किलोग्राम, 100 से लेकर 110 किलोग्राम तक वेट कितने रेसलर्स का है? 4 का है। इस रेंज में वेट कितने रेसलर्स का है? 14 का है। तो ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल। और ये नीचे जो दे रखे क्या डिनोट करती हैं? फ्रीक्वेंसीज। क्या पूछा देखते हैं। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है भैया। मोड क्या होगा? कितने रेसलर्स ऐसे हैं जिनका वेट 120 से ज्यादा है? 130 से 140 का क्लास मार्क क्या होगा? और कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा मीन को निकालने का, मीन निकालने का इस डेटा में? तो सबसे पहला काम हमें निकालना है अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास मैंने बताया आपको, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन आया था। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, वही क्लास कहलाती है मॉडल क्लास। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है, इसी क्लास को कहा जाएगा मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज 120 से लेकर 130। अब हमें निकालना है मोड ऑफ द डेटा। तो इसके लिए यार ये समझना पड़ेगा ना। देखिए मोड अगर निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और मोड को निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये सारी वैल्यूज कहां से आएंगी? इन सबको निकालने के लिए आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाल लिया था। तो मॉडल क्लास जो आया था वो था 120 से लेकर 130, और फर्स्ट वाले पार्ट में पूछा गया था मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या है। तो हमने बता दी थी भाई अपर लिमिट 130 होगी। अब हमें निकालना है मोड। तो इसके लिए देखिए मॉडल क्लास हमारे पास मिल गया 120 से लेकर 130। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है? 120 है। तो L हो गया 120। अब ये F1 F0 इन सब के क्या मतलब होते हैं, ये मैं आपको यहां से बता रहा हूं। देखिए F0 F1 F2 का क्या मतलब होगा? मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसे हम F1 से डिनोट करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसे F0 से, और इसके बाद वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी इसे F2 से। तो F1 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जो बाद वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये F0 F1 F2 आ गया। अब हम यहां पर आते हैं और ये देखते हैं इसे हमने क्या करना है, पुट कर देना है। तो F1 21, F0 14, F2 8, और H का मतलब होता है मॉडल क्लास का साइज।
क्योंकि मॉडल क्लास क्या थी 120 से 130, इसका साइज क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। सारी वैल्यू को लगा दें, अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो इसके लिए प्रैक्टिस करें, तो ये आपको मिल जाएगा यहां पे मोड 123.5। एक चीज यहां पे आपको बता दूं, अगर हम यहां पे ना अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऐसा यहां पर कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आने वाला, देख रहे हैं ना बेटा। तो क्या होता है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाया करती हैं, तो ये सैंपल पेपर में जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक का इशू है, क्योंकि यहां पर जो हमारा मोड आया इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर मोड वही होगा जो यहां पे आपको निकाल रखा है, दैट इज 123.3। और वैसे भी याद रखिएगा बेटा, जब हमारा मॉडल क्लास 120 से 130 आया, जब हमारा मॉडल क्लास 120 से लेकर 130 आया, तो इसका क्या मतलब है, मोड भी तो इसी क्लास में लाई करेगा, मोड लाइज इन द मॉडल क्लास। और जो हमारा आंसर आया है 123.5 वो उसमें लाई करा, तो वहां पर वो है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो इसलिए मैंने यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा। अब हमसे पूछा जाता है कितने रेसलर्स ऐसे हैं जिनका वेट 120 किलोग्राम से ज्यादा है। देखिए किसी भी क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें तो अपर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर जितने भी रेसलर्स हमारे सामने हैं इससे पहले, इन सबका वेट क्या है, 120 से कम हो गया, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का मतलब है 110 से ग्रेटर बट लेस देन 120 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 120 से ग्रेटर वेट कितनों का है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इसे और इसे कर लेंगे ऐड। तो यहां पर इन तीनों को ऐड करके 21 प्लस 8 प्लस 3 हमें मिल जाएगा इसका आंसर, और ये आंसर हो गया है 32। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट क्या पूछा गया, व्हाट इज द क्लास मार्क फॉर क्लास 130 से 140। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लास मार्क, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। किसी क्लास इंटरवल का अगर हमें क्लास मार्क निकालना है तो इसका मतलब है मिड वैल्यू निकाल दो यार, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ये आ गया है इसका क्लास मार्क। अब देखिए रह गया इसमें एक ऑप्शन लास्ट वाला, which method is more suitable to find the mean of the above data। जो यहां पर डेटा दिया हुआ है, अगर हम इस डेटा का मीन निकालते हैं तो एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होना चाहिए। देखिए इसका मेथड क्या है मैं आपको बताऊं, और क्योंकि जो डेटा दिया है इस डेटा में क्लास इंटरवल काफी बड़ा है, अगर हम यहां पर मीन निकालेंगे तो हमें क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी भाई बताओ। जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे यार, तो ये देखो ना मिड वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है। अगर हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर मिड वैल्यू कितनी बड़ी आ रही है, 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड वैल्यू जो आएगी यही तो कहलाती है xi, यानी यहां पे मिड वैल्यू कितनी आ गई पहले वाले केस में, इन दोनों का सम अपॉन 2, 105। जब हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी, 115। तो यहां पर मिड वैल्यू काफी बड़ी बड़ी आ रही है, डेटा काफी ज्यादा बड़ा है, और जब डेटा बड़ा होता है तो हम मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करते हैं, हम उसमें लगाते हैं शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए यहां पर जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड जो लगेगा नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड जो है जिसमें हम मीन को एज्यूम कर लिया करते थे, ये जिसमें मीन को एज्यूम करा जाता था ये शॉर्टकट में भी होता था और स्टेप डेविएशन में भी होता था। भाई जब हम शॉर्टकट मेथड लगाते थे
तब भी तो हम मानते थे डेविशन, तब भी तो हम डेविशन निकालते थे। और डेविशन को कैसे निकाला जाता था मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। डेविशन को निकाला जाता था xi माइनस ए का क्या मतलब है, एज्यूम्ड मीन। और स्टेप डेविएशन में क्या होता था, जितने भी डेविएशन होते थे इन सबको हम डिवाइड कर लिया करते थे। तो एज्यूम्ड मीन तो उसमें भी निकलेगा, एज्यूम्ड मीन तो इसमें भी निकलेगा। तो इसीलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है। और जब आप इसके स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जो डेविएशन निकल रहे हैं वो डिवाइड भी हो सकते हैं। जब डेविएशन डिवाइड हो जाया करते हैं तो हम स्टेप डेविएशन ही लगाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने ये सेकंड सीरीज आज यहां पे कवर कर ली है, जिसमें हमने 4 और केस स्टडीज को कवर करा। तो इस तरह की और भी केस स्टडीज आपको मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस करिए इन केस स्टडीज की, लिख लिख के इन्हें देखिए, और यही तरीका है इन्हें करने का, क्योंकि इन केस स्टडीज का वेटेज बहुत अच्छा है। बेटा देखिए 4 क्वेश्चन होंगे और उनके 4 सब पार्ट होंगे। ईच सब पार्ट कैरी 1 मार्क, तो एक केस स्टडी 4 मार्क की हो गई, यानी 4 केस स्टडी का वेटेज हो गया 16 मार्क। और 16 मार्क बहुत ज्यादा वेटेज माना जाता है, ये मतलब बहुत ज्यादा नंबर हो गए। तो इसलिए अच्छी तरह से इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3rd सीरीज के साथ। टेक केयर, ओके बाय, जय हिंद।